अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। IMF ने पाकिस्तान के लिए अपना प्रोग्राम बहाल कर दिया है। ये इसलिए भी बड़ी खबर है कि शायद ही तारीख में कभी, शायद ही मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने का इतना बड़ा ख़तरा पैदा हुआ हो। मुल्क के पास 6 हफ्तों की दरामदाद के ज़रिए मुबादला के ज़खायर रह गए थे। दोस्त ममालिक भी किसी भी किस्म की मदद को IMF प्रोग्राम से मुंसलिक कर रहे थे। बैनुल अक़वामी क़र्ज़ के इदारे भी यही शर्त रख रहे थे कि पहले पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम बहाल होगा तो ही पाकिस्तान को कर्ज मिलेगा। श्रीलंका के डिफ़ॉल्ट करने और IMF की तरफ से एक के बाद एक शर्त लगाने के बाद डिफ़ॉल्ट का खतरा मजीद बढ़ गया था। मार्केट्स में वो खतरात नजर भी आ रहे थे। रुपया मुसलसल गिर रहा था, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही थी। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी बॉन्ड्स पर यील्ड मुसलसल बढ़ रही थी क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के जाते जाते तेल और बिजली पर सब्सिडी देकर खुद IMF से किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी थी, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम की बहाली मुश्किल में पड़ गई थी। इस हुकूमत ने आके भी कुछ फैसलों में देर की, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम डिले होता रहा। मगर आज बिलाखिर IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आज इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है और ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से इसी हफ्ते पाकिस्तान को कर्ज की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना के साथ एक फ़ोन कॉल लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इस पर बात करने के लिए हमने शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को प्रोग्राम में बुलाया, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ज़ाहिर बहुत बड़ी खबर, इस पर भी बात करनी है। शौकत तरीन ने आपसे माफ़ी का मुतालबा किया है जैसे IMF ने प्रोग्राम अप्रूव किया, ज़रा सुन लीजिए। हालात तो इन्होंने जो जिन शराइत पर लिया है वो तो काफी मुश्किल है। मैं रिडीम्ड हूँ कि इन्होंने हमारे पर कल जो है मतलब एक तोहमतें लगाई हैं कि हमने IMF को कोशिश की है कि ये रोका जाए। तो आज तो IMF ने अप्रूव कर दिया, तो चाहिए कि माफी मांगी हमारे से। हमने सिर्फ ये कहा है भाई आप IMF से जब अप्रूवल हो जाए तो कहें कि ये हमारे जो सरप्लसेस हैं वो पैसे हम अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, फ्लड की रिलीफ पे खर्च करना चाहते हैं। सिर्फ यही हमने बात की है, तो इनको चाहिए हमारे से माफी मांगे। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, आप माफ़ी मांगे कि आपने तोहमतें लगाई थी उनके ऊपर। अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है हम रुकावट नहीं थे और ये बहाल हो गया। एक शर्म से आरी बात है ये, एक मतलब बहुत ही ऊंचे हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए। ये रिकॉर्डिंग आ चुकी है। शौकत तरीन साहब ने कहा, मोहसिन लगारी ने पूछा क्या ये स्टेट के हक़ में है या स्टेट के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो इमरान खान का वो है पॉलिटिकल बयानिया और केस है और जो भी है। जब तैमूर झगड़ा से उन्होंने बात करी तो उसने कहा हम ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन हम पैसे थोड़ी छोड़ेंगे। और उन्होंने फिर गालियां दी शौकत तरीन ने, कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये बात झूठ बोल रहे हैं। शौकत तरीन साहब 50 साल का एक लंबा करियर था, इतना अच्छा नेक नामी था, और ये इन्होंने हल किया अपना झूठ पे झूठ। और अब मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। शाहजेब खानजादा साहब, आज पाकिस्तान का जब ये प्रोग्राम पर मंजूर हुआ है ना, तो पूरी दुनिया के हर मुल्क ने वोट दिया। हर मुल्क ने दुनिया के वोट दिया, सिर्फ एक मुल्क ने वोट नहीं दिया, हिंदुस्तान ने हमको वोट नहीं दिया। और पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहता था कि ये प्रोग्राम हो जाए, और सिर्फ शौकत तरीन और इमरान खान और तैमूर झगड़ा जो थे वो दूसरी तरफ खड़े थे। तो आज ये किसके साथ खड़े ये खुद मालूम कर लें। वैसे मगर वो ये कह रहे हैं, तैमूर झगड़ा ने भी कहा कि भाई हमारा तो खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, फ्लड्स आ गए हैं। शौकत तरीन साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर वो ऑडियो में बहुत कुछ है जो आज सारा दिन अवाम ने सुना है, मगर वो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे थे कि ये शर्त पूरी हो नहीं पाएगी क्योंकि फ्लड्स की वजह से अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यार शाहजेब खानजादा साहब, अगर एक आदमी झूठ बोल रहा हो और जब सामने टेप आ गई उसके बाद चुप रहना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान को भी, इनको सबको, ये क्या किस किस्म की सियासत कर रहे हैं ये लोग, मतलब किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इस पर मैं क्या बोलूं, ये रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ गई है। ये रिकॉर्ड, उसमें क्या ब्लैकमेल, खुद नहीं कहा कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या शौकत तरीन ने ये नहीं कहा कि उनको पता चल रहा है IMF से इनका प्रोग्राम क्या हो? क्या ये 2 दिन के बाद नहीं लिख सकते थे खत? क्या 10 दिन पहले खत नहीं लिख सकते थे? ये क्या ऐसी क्या बात हुई? आज मेरे पास जब ये आए हैं, मैंने इनसे कहा कोई सियासत की बात नहीं करता, चलो ये बात करते हैं। मुझे ये कह के गए कि हमने किसी को IMF को खत नहीं लिखा है, IMF को खत नहीं भेजा है। 1 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग सामने आ गई कि मैं तो IMF के नंबर 2 को जानता हूं, मैं उससे इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं, मैंने उसको सबसे पहले भेजा है। और मुझे तो पता थी, जब मुझे आया था उसके 1 घंटे के अंदर IMF के पास आ गया था। हो सकता है मुझसे पहले पहुंच गया हो मेरे पास, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद चेक किया, करवाया था तो IMF के पास आ चुका था। ये आपके जर्नलिस्ट दोस्तों ने कहा है। वैसा मगर झगड़ा साहब से आज जर्नलिस्ट है, जब आपकी आज मुलाकात हुई है झगड़ा साहब से, तो क्या हुई है उसमें बातचीत? क्योंकि जब आपकी मुलाकात हो रही थी उसी वक्त पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर ये ऑडियो चल रही थी लीक की, उनकी, तो क्या बात हो रही थी आपकी? एक तो खत था, फिर ऑडियो भी आ गई थी, क्या बात हो रही थी आप दोनों की?
जगड़ा साहब आए, मैंने कहा सियासत की बात छोड़ दे, आप चले आ जाइए, क्या बात कर ली है। उन्होंने कहा कि आपने हमको जो पैसे दिए हैं वो नाकाफ़ी हैं तनख्वाहों के लिए। हमने कहा कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं आपने कितने लोग रख लिए हैं। जब ट्राइबल एरियाज़ का इंतज़ाम हुआ था तो 34,500 लोग काम करते थे वहाँ पे। वो 34,500 लोगों से इन्होंने 3 साल के अंदर 88,000 काम लोग कर लिए, 54,000 लोग और रख लिए, सारे के सारे पैसे वफाक दे। मैंने इनसे पूछा भाई तो अगर आप एनएफसी में शामिल होते तो कितनी % हो जाती, आपकी % बढ़ जाती? उन्होंने कहा 2% बढ़ती। 2% के बनते हैं 88 अरब रुपया, मैं दे रहा हूँ इनको 112 अरब रुपया। अब बताइए, 114 अरब रुपया। अब बताइए कि मैंने इनसे कहा कि अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान को वफाक पैसे देती है, कश्मीर को पैसे देती है, जब वो पोस्टें क्रिएट करते हैं तो हमसे क्या क्या करते हैं, हमसे पूछ के करते हैं। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई पोस्ट क्रिएट करता है हमसे पूछ के करता है। आप हमारे पैसे पे अगर पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमको बताएं तो सही। ओपेसिटी तो नहीं रख सकते। अच्छा, मगर फिर वो कहते हैं कि हमें एनएफसी अवार्ड के अंदर शामिल करो। तो इमरान खान ने किया, 4 साल तो इमरान खान की हुकूमत थी। उन्होंने कहा बाकी सूबे पैसे नहीं देते। मैंने कहा इमरान खान की हुकूमत थी, बुज़दार ने दिए पैसे। उन्होंने कहा कि ये पीडो के पैसे थे, या पीडो की तो बात भी नहीं हुई, खत में लिखा था। उन्होंने कहा वो हाइडल प्रॉफिट की भी बात नहीं हो सकी, खत में लिखा है। तो वो पैसे तो इमरान खान के ज़माने के थे। अच्छा, मगर बस नोट पे खत्म हुई आपकी मीटिंग। पता है ये तो देखिए, ये बात देखिए शाहजेब खानज़ादा साहब, 100 बातों की एक बात है कि ये शौकत तरीन अगर ये ना करते तो ये खत नहीं आता। और ये बात इनको भी पता है कि क्योंकि मंडे को IMF का प्रोग्राम था इसलिए आज खत कराए। मगर उसका इसमें मैं और आप बहस कर सकते हैं लेकिन बेकार बहस है वो। जाहिर है इस पे बहुत सारे सवाल तहरीक इंसाफ से उठते हैं। अनफॉर्चुनेट है कि शौकत तरीन साहब अगर आते, झगड़ा साहब आते, मैं उनसे सवाल कर लेता। मगर जो आपसे सवाल पैदा हो रहा है वो ये, जो उनकी तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए गए कि भाई आप लोग भी तो मुखालफत करते थे जब हम IMF के साथ प्रोग्राम कर रहे थे। आप तो असेंबली में खिलाफ वोट देते थे, जो कि स्टेट बैंक के लिए लेजिस्लेशन हो रही थी, उसके खिलाफ आपने वोट दी। आप तो कहते थे कि प्रोग्राम हम मनसूख करके एक नया प्रोग्राम हम IMF से निगोशिएट करेंगे। वो आप भी हमारे प्रोग्राम में इसी तरीके से रोड़े अटका रहे होते थे। हमने क्या किया है? खत ही तो लिखा है या फिर एक ऑडियो आ गई है? इनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। IMF के प्रोग्राम, अगर मेरा प्रोग्राम जो मैंने किया है उसमें कोई गलती है तो बताइए। या अगर मिफ्ता इस्माइल कहता है कि मैं 153 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस दूंगा और आपके ख्याल से ये कम है या ज़्यादा है तो आप बताइए। अगर मैंने एक टैक्स रेट बढ़ाया है, 10% लगाया मैंने बैंकों के ऊपर टैक्स, ये ज़्यादा लग गया, ये कम लग गया, तो आप उस पर बहस कीजिए। उस पर कौन मना करता है? वो तो नॉर्मल सियासत है, नॉर्मल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उस पर हमने भी बहस करी है। जब वो अगर स्टेट बैंक की बात करते हैं, ऑटोनॉमी की स्टेट बैंक की, तो मैं तो उस वक्त भी अपोज कर रहा था, आज भी समझता हूं कि ज़्यादा ऑटोनॉमी है। लेकिन इस किस्म का खत लास्ट डे लिखना और ये बात तय करना, फ़ोन पे ये बात आ गई है कि आप कह रहे हैं कि इनको ब्लैकमेल करो, आप कह रहे हैं कि इनका प्रोग्राम डीरेल करो, तो इनको शर्म नहीं आती है? मगर एक ही दुनिया का मुल्क है ना हिंदुस्तान जिसने पाकिस्तान के हक में वोट नहीं दिया, बाकी सब लोगों ने वोट दिया। और पाकिस्तान के तमाम लोग चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हो जाए। मेरे मुखालिफों मेरे हक में, उससे क्या फर्क पड़ता है? मिफ्ता इस्माइल का प्रोग्राम तो नहीं है, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। मतलब अब जाहिर की पार्टी है ना जो चाह रही है कि प्रोग्राम ना हो जाए। ये इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए? क्या इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए? क्या शौकत तरीन चाहता है कि प्रोग्राम खराब हो जाए? ये इसको जस्टिफाई करते हैं। असद उमर को खामोश होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए। वैसे मगर जाहिर अब इस पर यह तनकीद तो हो सकती है कि आप मईशत के ऊपर सियासत को इतनी तरजीह ना दें कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, मगर यह तनकीद तो नहीं हो सकती है कि जहां भारत खड़ा है आप वहीं खड़े थे और किसी तरीके से ये ड्राइव करने की कोशिश की जाए कि दोनों का एजेंडा एक है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान में सियासी जमातों के, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोनों का एजेंडा एक है, लेकिन ये दोनों का एजेंडा मैं नहीं कह रहा हूं एक है, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए है ना कि आपने पाकिस्तान के प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश की। मगर असद उमर साहब ने आदमी है पाकिस्तानी, किसी सोच का हो, लेफ्ट सोच, राइट सोच, कोई सोच का हो, वो बोलता है यार ये प्रोग्राम हो जाना चाहिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे नहीं जाना चाहिए। जो भी तकालीफ हमने उठाई हैं, सियासी तकालीफ हमने उठाई हैं, जो मैंने सियासी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, शहबाज शरीफ ने सियासी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है, जो हमने पॉलिटिकल कैपिटल मुस्लिम लीग नून ने लूज किया है, हमने ये सब किया है इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ना। ये पैसे जो IMF से आएंगे शहबाज शरीफ के या मिफ्ता इस्माइल की जेब में तो नहीं जा रहे। वैसे मगर आपने लेट तो किया ना, जिस पर असद उमर साहब की तनकीद है कि फ्लड में डूबा हुआ है, आप ये कर रहे हैं सियासत। नहीं, मगर अब तो चले प्रोग्राम बहाल हो गया, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। शायद IMF प्रोग्राम की बहाली को इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी हो, मगर ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है कि शायद इतना बड़ा खतरा डिफॉल्ट का आज से पहले पैदा हुआ। मगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि 4 महीने आप नाकाम रहे मुसलसल इस प्रोग्राम को बहाल कराने में। 4 महीने तक ये मामला लटकता रहा, तो अपनी नाकामी हम पे ना डालें। 4 महीने तो लेट हुआ, बहरहाल आप हुकूमत में आते ही नहीं बहाल करा पाए इस प्रोग्राम को। ऐसे बहुत से लोग हैं वज़ीर ख़जाना साबिक जो मेरे ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि मिफ्ता तूने 4 महीने के लगा दिए।
असद उमर साहब 9 महीने वजीर ख़जाना रहे, वो प्रोग्राम नहीं कर सके, ये याद रखिएगा। मिफ्ता इस्माइल सेकंड डे, दूसरे दिन जब वजीर ख़जाना बना था तो चला गया था जहाज़ के लेकर अमेरिका, ये IMF का प्रोग्राम बहाल कराने। दूसरे दिन चला गया था, उसने ये बात करी IMF से कि प्रोग्राम बहाल करो। उस दिन उन्होंने कहा बजट के बात करेंगे। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों ने मेहनत करी है, मेरा हाथ बटाया, मेहनत करी है तमाम इदारों ने कि जाके प्रोग्राम हो जाए। ये IMF ने क्या क्या करतब हमसे कराया अल्लाह जानता है, कि ये PDL बढ़वाओ, ये बढ़वाओ, वो बढ़वाओ, जो भी था। मगर अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्राम 1 साल एक्सटेंड करवाया, $1 बिलियन का प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट करवाया और $4 बिलियन इस साल के अंदर प्रोग्राम में करवा लिए। उसके अलावा जब IMF ने फंडिंग गैप कहा कि 4 बिलियन फंडिंग गैप के लिए क्या हो, हम 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए। शहबाज शरीफ साहब गए, मैं भी साथ उनके गया, सऊदी अरब गए, कतर गए, वो UAE भी गए, हमने ये सब काम किए। आप देखें तो सही कि क्या क्या चीज़ें लाइन अप करी हैं। चाइना ने पैसे वापस ले लिए थे जब इनके आखिरी महीना था, वो पैसे वापस लेकर हम लोग आए। चाइना से $2.5 बिलियन की पाकिस्तान में वो करवाई है डिपॉजिट। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट करवाया, सऊदी अरब से डिफर पेमेंट करवाई, कतर से इन्वेस्टमेंट करवाई, UAE से इन्वेस्टमेंट करवाए। हम देखें तो सही हमने क्या क्या करा है। मगर मिफ्ता साहब, अब मसला ये है, हुकूमत को हम कायल नहीं कर सकते, KP हुकूमत को। बाकी जो सऊदी अरब सारी हुकूमतें जो थी वो चाहती थी कि पाकिस्तान हो जाए, बस एक KP हुकूमत और तैमूर झगड़ा साहब जो थे वो खत लिख रहे थे कि कहीं से पाकिस्तान का प्रोग्राम डिरेल हो जाए। नहीं, वो नवाज शरीफ और इसहाक डार को भी नहीं आप कायल कर सके। नवाज शरीफ साहब खुश हैं, डार साहब तो नहीं होंगे। नवाज शरीफ साहब खुश हैं अब आपसे? मुझे यकीन है कि डार साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों खुश हैं, और अगर डार साहब मुझसे खुश नहीं भी हुए तो खुदा न खास्ता डार साहब पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करेंगे। वैसा मगर इसमें सारे में मसला ये है कि अभी प्रोग्राम तो बहाल हो गया, मगर पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए हैं। एक जो जेन्युइन बात है वो ये कि आप अपनी कमिटमेंट्स कैसे पूरी कर पाएंगे, प्रोविंसेस से कैसे सरप्लस ले पाएंगे। आपको IMF से जाके बात तो करनी पड़ेगी। अच्छी बात है प्रोग्राम बहाल हो गया, बट आपको ये बात तो करनी पड़ेगी कि जी अब हमें एक बड़े क्राइसिस का सामना है, शायद हमें तो उल्टा मजीद रिलीफ चाहिए होगा, मजीद कुछ इमरजेंसी फंडिंग चाहिए होगी। आपको तो उसके लिए जाना पड़ेगा IMF के पास। मेरे भाई शाहजेब खानज़ादा साहब $370 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक हमें एक्स्ट्रा दे चुका है, मतलब वो रिपर्पस कर चुका है, जिसमें से 150 तो कभी भी नहीं आने थे, 170 कभी नहीं आने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। दूसरे दीगर ममालिक जो मैं कुछ नहीं, अरब ममालिक जो प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके उन्होंने प्लेज किए, जो मैं नहीं नंबर देना चाह रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं। कल हमारी फ्लैश अपील आ जाएगी, $160 मिलियन तो कम से कम उस फ्लैश अपील से आएंगे। तो क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो बिब्लिकल प्रोपोर्शन का इधर फ्लड्स आए हुए हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े फ्लड्स नहीं आए, कि आधा पाकिस्तान, क्वार्टर पाकिस्तान डूबा हुआ है। पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग बलोचिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादातर, सिंध की पॉपुलेशन, अपर सिंध ख़ास तौर पर, साउथ पंजाब, पूरा KP, ये सब डूबे हुए हैं। क्या पाकिस्तान को नहीं पता है? क्या रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब जा के पैसे नहीं अनाउंस कर रहे? क्या मैंने 28 अरब रुपए ऑलरेडी नहीं दे दिया NDMA को कि जाके पैसे देना शुरू कर दो प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म पे? क्या 15 अरब रुपए सिंध में, 10 अरब रुपए बलोचिस्तान में नहीं करके आए? क्या KP और सिंध को, बलोचिस्तान, पंजाब को पैसे नहीं देंगे? क्या हमें समझ नहीं आती है? क्या IMF वाले अंधे हैं? आज भी उन्होंने सिंपैथी भी की है पाकिस्तानियों के साथ, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम रिलैक्स होगा। ऑफ कोर्स उसके अंदर जो गरीब को चीज़ें करेंगे, जो फ्लड अफेक्टेड लोगों की चीज़ें करेंगे, वो अफेक्ट होगा, उसको फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं है कि मिफ्ता इस्माइल जाके फर्टिलाइजर कंपनीज को ब्रेक दे दे टैक्स, वो नहीं मानेंगे वो लोग, लेकिन जो गरीब जिसका घर टूटा है उसके घर की तो मदद करेंगे ना हम। KP में भी करेंगे, कराची में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, हर जगह करेंगे। नहीं, मगर इसमें मसला है कि जो क्रॉप्स मुतासिर हो गई हैं, शायद आपको कॉटन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़े, फिर हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इफेक्ट हो सकती हैं, हमें आगे जाके शायद गंदम ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़े। रिसर्च हाउसेस कह रहे हैं कि $4.5 से $5 अरब की एडिशनल पाकिस्तान के ऊपर बर्डन पड़ सकता है। अब IMF की तो पूरी कैलकुलेशन है, तो आप उनको कन्विंस करेंगे और कहेंगे कि हमें रिलीफ दें एक्सटर्नल फ्रंट पर भी और फिस्कल फ्रंट पे भी? भाई शौकत तरीन साहब एक प्रोग्राम करके आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सेल टैक्स भी लगाऊंगा और हर महीने ₹4 PDL भी करवा के आऊँगा। मैं आके वही प्रोग्राम को मैंने बहाल किया, लेकिन मैंने कहा मैं सेल टैक्स नहीं लगवा के आया, करके आया ना मैं। ये चीज़ें तो वो लोग नहीं कर सकते थे जो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून कर लेती है। और ये जो मसाइल होंगे वो निपटेंगे ना मसलों को, और वो IMF से भी बैठ के बात करेंगे कि भाई ये मसला आ गया है, अगर कॉटन ज़्यादा क्रॉप ख़राब हो गया, खुदा न खास्ता अगर वीट की सोइंग देर से होगी थोड़ी सी, तो वीट कम हो जाएगा। जो भी मसले होंगे, हम वीट ऑलरेडी इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं, हमने 1 मिलियन टन इंपोर्ट कर लिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला, वज़ीर आज़म साहब ने कल, मेरी एक समरी आ चुकी है, 1 मिलियन टन की CC से पास करूँगा, 1 मिलियन टन और भी कर लेंगे, 3-4 मिलियन टन वीट इंपोर्ट कर लेंगे।
क्योंकि मैंने आपको शुरू से कहा था, जब मैंने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, कि मेरे पास ऑडी इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं लेकिन वीट इंपोर्ट करने के पैसे हैं। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि ये 23 करोड़ लोग जो हैं इनके पास रोटी हो। वैसे मगर कहाँ है आटा हम इंपोर्ट कर लेंगे, 6 हफ्ते की दालें सब्जियां इंपोर्ट कर लेंगे। आपके पास 6 हफ्ते की दरामदाद के पैसे हैं, वो पैसे कैसे अरेंज होंगे अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पर ज़्यादा असर पड़ जाए? ज़ाहिर है कोई डिमांड में कमी आएगी, ऑटो सेक्टर दीगर सेक्टर्स की डिमांड में कमी आएगी, तो शायद आपको वहाँ कुशन भी मिलेगा ट्रेड में। अगर ज़ाहिर फसलें अगर अच्छी नहीं होती हैं, क्रॉप्स तबाह हो गई हैं, तो आपको शायद एक कुशन भी मिले। मगर दूसरी तरफ ये वाला जो सपोर्ट है कहाँ से देंगे? पैसे तो नहीं है आपके पास, आपने कहा है आपके पास नहीं है 6 हफ्ते की दरामदाद के पैसे। शादेब भाई देखिए, जो पिछले साल की प्रोफिलिगेसी थी वो नहीं करूँगा। 80 बिलियन का इंपोर्ट करके 30 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। मैंने आज नए गवर्नर साहब जमील साहब से बात हुई मेरी, मैंने कहा देखो यार, चादर देख के पैर फैलाना है। अगर 5.2 बिलियन डॉलर्स का आपका इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस है तो इतना इंपोर्ट नंबर लेकर आना है। लेकिन अगर कोई फ्लड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई तो वो ठीक है, उसको देख लेंगे। तो दुनिया भी आपके साथ खड़ी है। ये आप जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है। पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से है, और हमारा तो कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं है। ये तो दूसरे वेस्टर्न ममालिक हैं और दीगर ममालिक हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करते हैं, जो कार्बन एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम तो फजूल मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप देखें जो क्लाइमेट कैटास्ट्रफी आई है पाकिस्तान में, जो गरीब तरीन इलाकों के अंदर जो बारिशें हुई हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मंगला डैम नहीं भरा, पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है और मंगला डैम पूरा नहीं भरा है, क्योंकि जहाँ पे बारिश होती थी आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे कम बारिश हुई है, और बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, डेजर्ट एरियाज़ थे, वहाँ पे बारिश हो गई। सर मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि अब एक और मसला है निपटना, जो आपने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक से भी आपकी बात हुई है, आपकी एक अलग बात है, मगर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट्स एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती नज़र आ रही हैं। पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, आज भी वही सूरत हाल है। 230 रुपये से ऊपर ओपन मार्केट में, 221 रुपये का इंटर बैंक में आज भी रुपया गिरा है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसमें 300% तक का इजाफा है। ओपन मार्केट में नज़र आ रहा है कि अभी भी सट्टा ही हो रहा है ना, जो 10 रुपये का इतना बड़ा डिफरेंस है, जो कि ऑफिशियल चैनल से रेमिटेंसेस आने में फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इनइफेक्टिव हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या बतौर वजीर ख़जाना आपको बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नर साहब से बात हुई है उसमें दो ही बातें ये भी हुई हैं। ओबियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा इसको बड़ा तेज़ी से ऑडिट कर लें, और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे बैंकों को, उसको भी देखा जाएगा। इस किस्म की ये नहीं काम करने देंगे। और जो दूसरा मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं, और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। लेकिन देखें, उसका प्रेडिक्शन मैंने हमेशा से कहा है शादेब खानदार साहब कि मैं ये समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रुपया अप्रिशिएट होगा, ओनली बिकॉज कि हमारा इंपोर्ट हमने कर्टेल कर लिया और एक्सपोर्ट की हमारी और रेमिटेंस अच्छे जा रहे हैं। लेकिन किसी एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते के अंदर जो भी सेंटिमेंट होता है उसको मैं गैस नहीं कर सकता हूँ, और वो मेरे ज़ाहिर है कि कंट्रोल से बाहर है। बस अब अगर इस वक्त, अब ज़ाहिर है आपने कहा था कि पहले फोकस था आपका डिफ़ॉल्ट से बचाना, जो मुसलसल तनकीद हो रही है वो इन्फ्लेशन है, वो पहले इतनी ज़्यादा है, अब फसलें तबाह होने की वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा है। कोई स्ट्रैटेजी है अब आपकी, आपने कोई होमवर्क किया हुआ है कि जी इन्फ्लेशन को कैसे काबू पाना है, क्योंकि महंगाई से आवाम के वाकई बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। देखिए, इससे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, और हम उनमें से नहीं हैं जो डिनाई करें। मैं समझता हूं कि बहुत महंगाई है, और मैं सचमुच बड़ा शर्मिंदा हूं मेरी कौम के सामने कि अभी तक हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर ऊपर से जो ये फ्लड्स की वजह से महंगाई हुई है। आपने को मैं ये बताने लगाऊं कि 50 रुपये का अनियन जो था वो 2 दिन के अंदर 280 रुपये का हो गया, टमाटर 300-400 रुपये के हो गए। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के लैंड बॉर्डर से अगर हम ले सकें तो हमको कुछ ना कुछ सब्जियाँ ले लेनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूं कि, मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी शॉर्टेज है और थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो फार्मर्स को कमाने दें, लेकिन इस वक्त जिस किस्म की प्राइसेस हो गई हैं और जिस किस्म की शॉर्टेज हमको लेना चाहिए। इसके अलावा टर्की है, ईरान है, हम उनसे भी लेंगे, दुबई से भी हम ट्रांजिट करवाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगले 2-4 दिनों में, आज हमने कल रात को कॉमर्स सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है, दीगर लोगों से बात हुई है, कल रात से ये काम शुरू हो गया है
और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे भी हो गया है, और इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर हम ये सबरी अप्रूव कर देंगे और दीगर ममालिक से जो है वो सब्ज़ी वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे, बिलखुसूस प्याज एंड टमाटर वगैरह, ताकि इनकी जो प्राइसेस हैं उस पर थोड़ा ठहराव आ सके। मैं ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपकी कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं अफसोस कर रहा हूँ और मैं माजरत कर रहा हूँ मेरे भाइयों से, बहनों से, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से हमने डिफ़ॉल्ट बचाया है। आप देखें कि श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। खुदा न खास्ता माज़अल्लाह अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता, ये इमरान खान की गलत पॉलिसी की वजह से ये जो 20,000 अरब रुपए आपने पौने 4 साल के अंदर जो डेट जमा करी है, 80% जो 70 साल में हुई थी, ये जो आपने गलतियाँ करी हैं, जो टैक्स कम कलेक्ट किया है, जो आपने दीगर और मसाइल किए हैं, उसकी वजह से सर्कुलर डेट वगैरह की वजह से जो महंगाई आज आई है, अल्लाह ने चाहा तो इसको भी काबू पा लेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक आज़ाद राय मालूम करते हैं जो कुछ आज हुआ है, सियासी मामला हुए, उसके अलावा इकॉनमी के हवाले से हमारे साथ माहिर में मईशत मौजूद हैं, अकबर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, यूसुफ नज़र साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ैदी साहब, पहले आप बताइएगा, अब ज़ाहिर इस मामले को जिस तरीके से आज पेश किया गया, हमने देखा ही इस मुल्क में मईशत के साथ सियासत होती है, मगर क्या आपके ख्याल में भी जो आपका तजर्बा है ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, जो कुछ तहरीक इंसाफ की तरफ से पिछले 2-3 दिन में किया गया, जिस पर हुकूमत तनकीद कर रही है? ये इंतहाई घटियापन था, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। अगर इसको गद्दारी के ज़िम्मे में डाला जाए शायद वो भी मुमकिन है। ऐसे वक्त पे जब ये मालूम था कि IMF के साथ पर मजबूर है हुकूमत, जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ करना, और ख़ास तौर पे जब ये उनकी ऑडियो आ गई है और चाहे वो उसको डिनाई करें कि क्या हुआ है, ये बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने सियासत की थी और सिर्फ इस मकसद से लिए किए कि उनकी अपनी अना जो है इमरान खान की, PTI की, शौकत तरीन की, वो महफूज रहे। लेकिन मुल्क के साथ क्या होता है और आवाम के साथ क्या होता है, इनको ना कोई दिलचस्पी है और ना ज़रा सी भी इनकी कोई ज़िम्मेदारी है। ये मुझे तो बहुत हैरत हुई है, क्योंकि शौकत तरीन का एक रेपूटेशन था, सिटी बैंक में होते थे, बड़े बैंकर कहलाते थे, लेकिन अब उन्होंने जो आज किया है या कल किया, जब भी ये किया, तो बहुत ज़्यादा शदीद अफसोस होता है इस बात पे। यूसुफ नज़र साहब से हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता सही तरीके से कायम हो, मगर अकबर ज़ैदी साहब, अब जबकि प्रोग्राम बहाल हो गया, तो आपको कम से कम अकबर ज़ैदी साहब नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं और आगे माशी बेहतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि ये इनको पैसे मिलने ही थे। ये चाहे झगड़ा साहब या जो लगारी साहब और शौकत तरीन जिस तरह की साजिश करते, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा हो गया था और ये बहुत वाज़ेह था कि ये एग्रीमेंट हो गया और इनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर है जब तक रिलीज़ नहीं होते तो उस वक्त आप ये कह नहीं सकते कि कुछ मईशत मुस्तहकम होगी। तो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट से बच गए, और अगर ये इनको पैसे नहीं मिलते, अगर IMF किसी वजह से कहता है कि हम पैसे नहीं दे सकते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते और शायद डिफ़ॉल्ट हो भी जाता। अच्छा, साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि IMF कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए कि हम IMF हमारी जान बचा रहे। अभी के लिए तो ठीक है, इसने हमारी थोड़ी बहुत मईशत की जान बचा ली है, लेकिन ख़तरात बहुत हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे डिफ़ॉल्ट जो है अब नहीं होगा और कुछ महीनों तक हमारी मईशत थोड़ी मुस्तहकम रहेगी। यूसुफ साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप ज़ाहिर है एक बहुत ही आपका तजर्बा है, वसी तजर्बा है बैंकिंग में। आप खुद मेरा ख्याल है गालिबन 30 बरस से जानते हैं शौकत तरीन साहब को। मईशत के साथ सियासत ना हो, यूसुफ साहब आप इस पर खुद भी बहुत ज़्यादा लिखते रहे हैं, मुसलसल बात करते रहे हैं। क्या जो हुआ है पिछले 3 दिन में, ये आपकी नज़र में भी अनप्रेसिडेंटेड है कि इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ, या ये नॉर्मल एक रूटीन ही की बात थी? आप खुद भी हैरान हुए हैं? नहीं, आई एम रियली शाजिब साहब, आई एम रियली शॉक्ड। ये जो हुआ है, दिस वाज जो था, ये क्लियर अटेम्प्ट था इफेक्टिवली जो IMF के साथ डील है उसको सबोटाज करने के लिए। जो मैं देख रहा हूँ, जो कॉन्वर्सेशन सामने आ रहे हैं, और सिर्फ ये खाली कॉन्वर्सेशन की बात नहीं है। इससे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू में कहा था कि हाँ हम ये करेंगे, तो वो तो मौजूद है, उसका वीडियो भी। तो और उसके बाद ये है, इसमें झगड़ा साहब के अल्फाज के टेक्निकल ब्लैकमेल जो है, फिर उसमें ये कहना कि हाँ इससे फिर इनको मिनी बजट लाना पड़ेगा, तो IMF तो फिर सारी बातें इनसे सवाल पूछेगी। इसलिए कि IMF का जो प्रोग्राम था उसका सारी इस बात पे कंटीजेंट था कि जो प्रोविंसेस जो हैं वो सरप्लस देंगे, जिसका टोटल जो था 750 अरब रुपए था। तो इस बात को इस वक्त उठाने का सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है
कि ये जो कंडीशन थी इसमें ऐसा किया जाए कि फिर IMF जो है इसको जो आज अप्रूवल खुदा का शुक्र है हो गया वो ना करे, और अगर इसमें डिले होता तो पाकिस्तान के लिए नताइज बहुत संगीन होते। तो ये तो बहुत ही सीरियस बात है, ये कोई सियासत नहीं है। और मैं ये सिर्फ गैर जिम्मेदारी नहीं है, वो इसलिए कि ये जो नजर आ रहा है ये बिल्कुल जानबूझ के सोचे समझे तरीके से किया गया है। और ये कहते हुए मुझे अब बहुत अफसोस हो रहा है, इसलिए कि सभी लोग ये जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बात यहां खत्म नहीं होनी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बिठाएं और एक फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए कि किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा। कि ये बात जो थी ये भी आ रही कि उसमें कहा गया कॉन्वर्सेशन में कि हाँ हम एक उसको तरीका निकाल लेंगे ताकि इस खत को IMF को लीक कर दिया जाए। अब मिर्जा साहब कह रहे हैं कि IMF को तो ड्राफ्ट चला गया था, लेकिन क्लियरली इसलिए कि इस कॉन्वर्सेशन को तो डिनाई कर ही नहीं रहे हैं। अब मैंने देखा कि असद उमर साहब कह रहे हैं कट एंड पेस्ट है, ये देखिए बड़ी फ्लिम्जी किस्म की एक्सक्यूज है। मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो सामने आ रहा है वो बहुत तशवीशनाक है, बहुत अफसोसनाक है और अनप्रेसिडेंटेड है। यकीनन सियासत में हमारे यहाँ बहुत चीजें होती हैं, लोग झूठे केसेस बनाते हैं, जेल में डाल देते हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। अगर IMF इसको डील को इस वक्त ना करती, हमारे रिजर्व्स पहले ही बहुत लो हैं और कम हो जाते, और दूसरे ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, UAE जो IMF की डील के इंतजार में हैं, अगर वो भी इसको डिले करते तो आप सोच सकते हैं रुपया कहाँ जाता, रिजर्व्स का क्या होता। तो ये तो कोई बहुत मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और उस मुझे नजर आता है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इमरान खान साहब और PTI की क़यादत जो है वो सियासी दुश्मनी में इतनी अंधी हो गई है कि इसको हुकूमत में, रियासत में और मुल्क के मफादात में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। ज़ैद साहब आप बताइएगा कि अब आगे जाके ज़ाहिर इस मुल्क में होती है सियासत, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी नहीं हो पाता इन सब का, ये मुल्क आगे बढ़ सकता है अब इस पॉलिटिक्स के साथ और इकोनॉमी की सिचुएशन के साथ, या कहीं ना कहीं सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि भाई कुछ मामलात में चाहे वो इकोनॉमी के हों, रिफॉर्म्स हों, वो करके ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं आगे, मुल्क यहीं पे घूम फिर के आता रहेगा और IMF के दर पर ही खड़े रहेंगे। देखिए, जो साजिश थी मईशत के ख़िलाफ़, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़, वो तो खुल गई और वो फेल हो गई। ठीक है, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश की उन्होंने, वो भी फेल हो गई। तो अब कम से कम ये है कि जो इस वक्त हुकूमत है उसके पास थोड़ी गुंजाइश है, कुछ अरसा है, चंद महीने हैं। जब जैसे अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और सुन रहा था, जैसे मुफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक से पैसे भी मिलेंगे इन्हें, तो कुछ अरसे तक तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। और ये 4-5 महीने, अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है, शायद साल के आखिर तक कुछ चीज़ें बेहतर हों। और आपने जो सवाल पूछा था सैलाब के हवाले से, मेरे ख्याल है IMF को भी पता है कि सैलाब आया है और बहुत संगीन किस्म का सैलाब आया है, और वो ज़रूर मदद करेंगे। ना सिर्फ वो करेंगे, जैसे मिफ्ता कह रहे थे, बहुत सारे और ममालिक भी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसे वक्तों पे करते हैं। और ये जो टारगेट्स अभी दिए गए हैं IMF को, वो सैलाब से पहले दिए गए थे और अब वो रिवाइज़ करे जाएंगे और मज़ीद शायद वो रिलीफ भी दे। जैसे कोविड के वक्त में उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को दिए थे, पाकिस्तान को भी दिया था, तो बहुत मुमकिन है वो ये भी दें। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जब तक ये मुख्तलिफ पार्टियाँ, जिसमें PTI, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, दूसरी पार्टीज़, ये मिलकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क तो इन्होंने ही चलाना है, ये चाहे एक हुकूमत हो या दूसरी हुकूमत हो, अगर मईशत को सही नहीं करेंगे तो फिर ये मसला बार बार आता रहेगा। तो फौरी तौर पे तो नज़र आता है कि अगले 4-5 महीने तक इनके पास कुछ गुंजाइश है, उसमें अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। यूसुफ साहब आप बताइएगा, IMF आपको लगता है कि थोड़ा लीनियंट होगा, जो शराइत थी, क्योंकि वो जो मुज़ाकरात हुए थे वो सैलाबों से पहले थे, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ पाकिस्तान को मिल सकता है, आगे जाके नेगोशिएट करना चाहिए हुकूमत को? एक बात मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, देखिए IMF के पास एक चीज़ होती है जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है इस वक्त, वो कहलाती है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। मेरे ख्याल से फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए IMF को कि तकरीबन कम से कम $1 बिलियन जो हैं इस
फैसिलिटी के तहत रिलीज कर दें। इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता। ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये बना ही इसीलिए है कि इसके तहत जो है नेचुरल डिजास्टर्स की या किसी ऐसी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए IMF के जो मेंबर्स हैं उनको दिया जा सके। कोविड के बाद 2020 में मेरे ख्याल से तकरीबन 90 मुल्कों को ये फैसिलिटी दी गई थी। पाकिस्तान क्योंकि फ्लड्स आए हैं तो मेरे ख्याल से फ्लड से कोप करने के लिए ये फैसिलिटी तो इमीडिएटली रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो मुझे मेरी मालूमात हैं IMF जो है इसको अप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा आमादा होगा। दूसरी बात यह है कि जो कंडीशन जो हैं इस वक्त जो पूरा एग्रीमेंट था वो ये था कि उसमें एजम्पशंस थे कि जिस तरह के GDP ग्रोथ इतनी होगी, फॉर एग्जाम्पल 4%, और जो फिस्कल डेफिसिट इतना होगा, तो इस वक्त जो GDP ग्रोथ के, फिस्कल डेफिसिट के और जो इन्फ्लेशन के एजम्पशंस थे वो सारे आउट हो गए हैं। तो बहुत ही जेन्युइन केस बनता है हार्डशिप का, जिसके लिए मेरे ख्याल से उनको रिव्यू करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उम्मीद है जो पाकिस्तान के सख्त हालात हैं वो करेंगे। इस ज़मीन में मैं ये जरूर कहूँगा कि जो हमारी तरफ से इक़दाम हो सकते हैं उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि हमें दुनिया को ये विल दिखानी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो भी आगे बढ़ के कुर्बानी करने को तैयार है। इसलिए कि हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई है इस मामले में कि आमतौर पे ये कहा जाता है बैनुल अक़वामी हलकों में कि पाकिस्तान के जो एलीट लोग हैं वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हैं। तो इस तरफ मेरे ख्याल से तवज्जो देनी चाहिए। हमें भी अपने अखराजात में, जैसे एस्टेब्लिशमेंट के अखराजात हैं, हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसे वॉलंटरली कट्स करने चाहिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम जो है अपनी तरफ से अपना रोल अदा करने को तैयार हैं। प्लीज आप भी हमारी मदद कीजिए। दोनों तरफ से तफसीलात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने भी जो हुकूमत के अपने अखराजात हैं उन्हें भी कम करे। इसके अलावा उन्हें लग रहा है कि IMF भी ताउन करेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, तमाम खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। रिकॉर्ड बारिशों और सैलाबी रेलों ने जो तबाही मचाई है उससे पाकिस्तान में हर 7 में से एक शख्स मुतासिर हुआ है, यानी 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासिर हुई है। अब तक 1136 अफराद की मौत हो चुकी है। तकरीबन 10 लाख घर या तो तबाह हो चुके हैं या उन्हें नुकसान पहुंच चुका है। लाखों एकड़ पर फैली फसलें तबाह होने के बाद मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 से लेकर 200% तक का इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला तो थम चुका है, मगर बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों से जो सैलाब का पानी गुजर कर सिंध की तरफ बढ़ रहा है उससे सिंध में मजीद सैलाबी रेलों के खदशात पैदा हो गए हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त मजीद सैलाबी रेलों के खतरात से दो चार हैं। कई देहात ज़ेर आब आ सकते हैं। पहले से इंतहाई तकलीफ में मुब्तला लोगों में मजीद खौफ और हिरास पैदा हो गया है। सिर्फ यही नहीं, आज सिंध में 7 के करीब सैलाब मुतासरीन की कश्ती डूबने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए। यानी पहले जो सैलाबी रेलें आए और जो तबाही मचाई, अब तक वो मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, तो वहीं मजीद सैलाबी रेलें सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त सिंध में मजीद सैलाबी रेलों से किन खतरात ने जन्म लिया है, कौन से शहर और देहातों को नुकसान पहुंच सकता है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से तफसीलात देखिए। जिला बदीन में हालिया होने वाली बारिशों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। खसूसन जो ज़री शोबा है उसको तो इंतहाई नुकसान पहुंचा है। एदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 2 लाख से ज़ायद एकड़ पर टमाटर, मिर्च, कपास की फसल जो है बिल्कुल ही तबाही से दो चार हुई है। अब जो इलाके को खतरात लाक हैं वो ज़िला में बहने वाले नकासियाब के सेम नालों से हैं, जिन्होंने माजी में भी बड़ी तबाही मचाई थी। अब फिर से ये सेम नाले एक बार फिर से इलाके के लिए संगीन खतरा बने हुए हैं। ये जो सेम नाला है इसकी पुश्तें जो है इंतहाई कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो अतराफ के देहातों के मकीन है उनमें इंतहाई खौफ हरास फैला हुआ है कि किसी भी वक्त इनकी जो कमज़ोर पुश्तें उनमें शगाब पड़ सकते हैं और जो हज़ारों देहात हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम से इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों पे यहाँ पे 30,000 क्यूसेक पानी की सतह कम हुई है, लेकिन एक अगला बड़ा सैलाबी रेला जो बलाई इलाकों में तबाही मचाता हुआ आ रहा है वो 4 से 5 सितंबर को सक्खर बैराज के मुकाम से गुजरेगा। इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से हाई अलर्ट जारी करते हुए जितने भी हसास तरीन बंद हैं उन पे गश्त बढ़ा दिया गया है। जिला सक्खर में जितने भी कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पे ज़ेरे आब आ चुका है। सैकड़ों की तादाद में गांव देहात ऐसे हैं जिनका जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त शहर शहजाद कोट के बाहर मौजूद हूँ, जो जिला कंबर शहजाद कोट का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है। शहर शहजाद कोट से इस वक्त चारों तरफ से सैलाबी रेला गुजर रहा है
और शहर शहदाद कोट को बचाने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से कंबर शहदाद कोट के अलावा 3 और रोडों को कट लगा दिए गए हैं ताकि सैलाबी रेले का पानी जो है वो शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस शहर शहदाद कोट की मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से और मज़ीद जो है वो शहरियों में खौफ व हिरास का आलम पाया जा रहा है। मैं इस वक्त सिंध के ज़िला दादू के शहर मेहड़ में मौजूद हूँ, जहाँ बहुत तेज़ी के साथ ये पानी यहाँ से जाना शुरू हो चुका है। इस तरफ मुकम्मल जो आबादी है वो डूब चुकी है तकरीबन। ये सैलाबी रेला जो है ये सुपीरो बंद जो टूटा था वहाँ से शुरू हुआ है और कायम जतोई के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस बोट में, जहाँ ये पानी मुकम्मल दाखिल हो चुका है और यहाँ के जो घर हैं वो मुकम्मल जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर ये प्रेशर जारी रहा तो कल तक या आज रात तक ये पानी आधे मेहर शहर को जो है वो तबाह कर सकता है। हम बात करें दादू ज़िले की तो दादू ज़िले में सैलाब ने 2 अतराफ से हमला किया हुआ है। एक तरफ दरिया सिंध में सैलाब की शिद्दत में इजाफा है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने जो माउंटेन रेंज है, खींच पहाड़ी दामन है, उस बेल्ट को मुतासर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ज़िले में अब तक 1150 से ज़्यादा ऐसे देहात हैं जो कि पानी से मुतासर हुए हैं या तो पानी के घेरे में या डूब चुके हैं। ज़िले भर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा मुतासरीन ऐसे हैं जो कि खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने मजबूर हो चुके हैं। शाहजेब साहब, दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। जिला नौशेरा फिरोज की हदूद से 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सैलाब के बायस कच्चे के सैकड़ों गांव देहात ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गई और लोगों को डिप्टी कमिश्नर नौशेरा फिरोज की तरफ से वार्निंग के दौरान लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गई, जबकि लोगों की बड़ी तादाद अब भी दरिया सिंध के पुश्तों पर क़याम पजीर है। मैं इस वक्त ठट्टा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। दरिया सिंध में इस वक्त ठट्टा से 3,40,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सैलाबी रेले ने बड़ी जो है वो तबाही मचाई है। ये तेज़ी से जो कच्चे के इलाके हैं उनको अपनी लिपेट में ले रहा है और अभी ये बताया जा रहा है कि इससे बड़ा सैलाबी रेला जो आ रहा है वो जब सक्खर पर पहुंचेगा, उसके बाद जब कोटरी डाउन स्ट्रीम पे पहुंचेगा तो एक बड़ी तबाही जो है इस इलाके में आएगी। दूसरी तरफ सूबा बलूचिस्तान को भी बारिशों और सैलाबी रेलों से बहुत नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी कई देहात ज़ेरे आब हैं, कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता है, बिजली की सप्लाई बंद है, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। जबकि सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 5 दिन की तौसी करके 3 सितंबर तक तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, हमें रिपोर्ट किया है नसीराबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद बलोच और चमन से नूर जमान अचगई। शाहजेब, बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बदतरीन तबाही के मनाज़र तो अब मिलना शुरू हो गए, क्योंकि बलूचिस्तान के जो शुमाली अजला ख़ासकर बारिशों और सैलाबी रेलों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे। वहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से नेटवर्क मुअत्तल था, PTCL टेलीफोन समेत तमाम मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सिस्टम, जबकि बिजली की सप्लाई भी पिछले 8 दिनों से मुअत्तल रही है। कोयटा जोब शाहरा जो है 6 मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पुल बह चुके हैं, जहाँ पर रास्ते अभी बंद है। मुस्लिम बाग मुकम्मल तौर पर बह चुका है। तहसील मुस्लिम बाग किला सेफुल्ला का हिस्सा है। खान में तरजई लोईबंद जो कि पाक अफगान बॉर्डर के साथ एक बहुत बड़ा इलाका है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कई डैम्स टूट चुके हैं। पाक अफगान ट्रेड जो है वो पिछले 3 दिनों से मुअत्तल है, क्योंकि ट्रक जो है वो नहीं आ सके हैं। बलूचिस्तान के वाहिद ज़री इलाके नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर गुज़िश्ता 10 दिनों से सैलाब में डूबे हुए हैं और हर रोज़ कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। सोबतपुर का ज़िला मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब चुका है, जबकि जाफराबाद के ज़िले हेडक्वार्टर डेरा लार को सैलाबी पानी ने चारों तरफ से सैलाब घेरे में ले लिया है। लाखों सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बने हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला थम तो गया है, मगर अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हुआ है, जिससे बीमारियां जन्म ले रही हैं। राजनपुर से हमें तफसीलात से आगाह किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। राजनपुर के कोई सुलेमान में बारिशों का सिलसिला रुक चुका है, नदी नाले भी खुश्क हो चुके हैं। हालिया नदी नालों का सैलाबी पानी अभी भी मुतासरा इलाकों में मौजूद है। बड़ी तादाद में इसमें सैलाब मुतासरीन इंडस हाईवे उन्होंने पनाह ली हुई है, ना उनके पास कैंप है, ना उनके पास राशन है। मुतासरा इलाकों में कई रोज से इस टाइम सैलाबी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से वबाई अमराज भी फूट पड़ी है। बड़ी तादाद में इस टाइम बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, बुखार हो रहा है। सांपों का डर रहता है सारी रात। हमारे 2-3 बंदों को मच्छर अपने सांप भी खा गए हैं। यहाँ कोई भी इंतजामिया नहीं है, कोई मुतासरीन को पूछने नहीं आता। खाना तो अब ना दें, टेंट ना दें, चलो सांप से बचाएं, हमें कोई मच्छरदानी दें, कुछ दें। हम आप देख सकते हैं हमारा फसल भी चला गया है, हमारे घर भी गिर गए हैं, अभी कोई आने वाला नहीं है, हम परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों ने जो तबाही मचाई है, इस हवाले से रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में सैलाब से 43 लाख से ज़ायद लोग किसी न किसी हद तक मुतासिर हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में जो सबसे ज़ायद यानी 31 अमवात रिपोर्ट हुई हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से हुई हैं।
आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा का दौरा किया और मुतासरीन के कैंप्स का जायज़ा लिया। सैलाब सैलाब मुतासरीन इस वक्त हम सब की इमदाद के मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को आज एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी हटा दी है और पेमरा के नोटिफिकेशन को अगली समात तक मुअत्तल कर दिया है। समात के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने तहरीक इंसाफ दौर के मुतनाज़ पीका ऑर्डिनेंस का हवाला देकर कहा कि पीका ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो ये सारे अंदर होते और जमानत भी ना मिलती। अब अलमिया यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में बगैर किसी मुशावरत के पीका ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। उसके जरिए जाली खबरों को रोकने की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश की गई। सख्त तरीन सजाएं तजवीज़ की गई। मामूली से इख्तलाफ या सोशल मीडिया पोस्ट को भी जुर्म बना दिया गया। यहाँ तक कि एक व्हाट्सएप मैसेज पर बगैर किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अवाम में से, आप में से किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता। जैसे ये ऑर्डिनेंस अवामी नज़रों में आया तो इस पर शदीद तनकीद हुई, सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, मगर तहरीक इंसाफ इसका भरपूर दिफा करती रही। फिर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने इस मुतनाज़ कानून को कलअदम करार दे दिया, सख्त रिमार्क्स दिए और सवालात भी उठाए, मगर उनका ये अमल उल्टा उनके खिलाफ ही चला गया। सोशल मीडिया पर मोहतरम चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाई गई, तौहीन आमेज़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, मुनज़्ज़म तरीक़े से तनकीदी मुहिम चलाई गई, नामुनासिब ट्रेंड्स चलाए गए, उन पर ज़ाती हमले किए गए, उनकी तज़हीक की गई। मगर आज ये वक्त आ गया है कि वही तहरीक इंसाफ ऐसे ही मुकदमात पर रिलीफ लेने के लिए चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह की अदालत आती है और उन्हीं से उम्मीद लगाती है, फिर उन्हीं की तारीफ़ करती है, उनको और उनके फैसलों की बार बार तारीफ़ कर रही है। आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे अतहर मिन अल्लाह ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर हुकूमती पाबंदी हटा दी है, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को यह भी बावर कराया है कि उनकी हुकूमत का लाया गया पीका ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो आज खुद उस पर कितने संगीन असरात हो सकते थे। और देखिए, उस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़रा इस बात का दिफा भी करते थे कि कोई बेगुनाह गिरफ्तार हो गया तो क्या। 6 महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो उस 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा और 6 महीने तो अंदर रहेगा ना सर। 6 महीने फ्री स्पेस और फ्री स्पीच का क्या बनेगा? हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, तो फिर आपके 302 ही खत्म करते हैं। ये तो कोई लॉजिक नहीं। जी न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई के मुताबिक दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौका अख्तियार किया कि मुल्क में सैलाब के बाईस सूरत हाल ख़राब है। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं। पेमरा ने इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी लगा रखी है, तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा कि इमरान खान ने तकरीर में क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें। तो अली जफर ने इमरान खान की तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या इमरान खान की इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं? आज़ादी इज़हार राय ज़रूरी है, मगर पूरी दुनिया में इसकी हुदूद व क़यूद हैं। तशद्दुद का मामला था, अदालत ऐसे केस देखती रही है। लापता अफराद का मामला भी सबके सामने है। इस अदालत ने हमेशा गुरेज का मुजाहरा किया और एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत नहीं की। हमने बहुत से केसेस काबीना को भिजवाए। क्या अदलिया को इस तरह अवामी तौर पर धमकी दी जा सकती है? आम शहरी सिर्फ ज़िला अदालतों में जाता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ट्रेंड्स चलते रहे, लेकिन इस अदालत ने कभी परवाह नहीं की। पीका ऑर्डिनेंस कलअदम ना होता तो ये सारे अंदर होते और जमानत भी ना मिलती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपको फैसले पर एतराज़ है तो फैसले को चैलेंज करें। लीडर से इस तरह की बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरे खिलाफ ट्रेंड्स और एक साथी जज के साथ तस्वीर चलाई गई। क्या जजेस को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं जिस तरह दी गई? एक खातून जज को धमकियां दी गई। आपने पढ़ा कि छोड़ेंगे नहीं। ये दरअसल फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है कि छोड़ना नहीं। ये बातें मेरे बारे में की होती तो परवाह नहीं थी। मातहत अदलिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने मौका अख्तियार किया कि आपने तो जानवरों के हुकूक की भी बात की और तशद्दुद से रोका। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने तशद्दुद वाला मामला खुद अपने बयान से ख़राब किया। तशद्दुद के मामले पर डिबेट होनी चाहिए। टॉर्चर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस सारे वाक़े से सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ जिसका केस था। टॉर्चर का इल्ज़ाम है तो उसे हैंडल करने का भी एक तरीका है। जो कुछ किया गया वो तरीका हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब हुकूमत में होते हैं तो भूल जाते हैं कि थाने में टॉर्चर होता है। आज तक किसी भी एग्जीक्यूटिव ने टॉर्चर को बतौर इशू नहीं देखा। सबसे बड़ा टॉर्चर इस मुल्क में जबरी गुमशुदगियां हैं। हमारे थानों का कल्चर है कि वहाँ टॉर्चर होता है। जिस जज्बे से अपोजिशन में आकर बोलते हैं, हुकूमत में आकर बोलें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो। ये कौम आज भी तकसीम है और इसे मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। आज तक किसी सियासी जमात के लीडर ने फॉलोअर्स को कहा है कि आप ऐसा ना करें। हर सियासी जमात ने सोशल मीडिया सेल बना रखे हैं। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए कि इमरान खान को अपने बयान पर शो कॉज मिल चुका है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि कोई काबिल एतराज़ बात की गई तो इसके लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। इस बुनियाद पर किसी की तकरीर पर मुस्तकिल पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। समाअत के आखिर में अदालत ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी का पेमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साथ ही कहा कि पेमरा को इख्तियार नहीं है
कि वो पाबंदी का ऐसा कोई हुक्म जारी करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम के बाद अब पेमरा का नोटिफिकेशन आइंदा समात यानी 5 सितंबर तक मुअत्तल रहेगा। अदालत ने पेमरा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान को इस वक्त 2 संगीन केसेस का सामना है। एक तरफ तौहीन अदालत का केस है जिसकी समाअत परसों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी, जिसका आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिक्र भी किया चीफ जस्टिस अतर मिनल अल्लाह ने, और इसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल अल्लाह ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। और दूसरी तरफ तोशाखाना रेफरेंस है जिसकी आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, मगर सिर्फ 3 समाअतों के दौरान ही इमरान खान के वकील 2 मरतबा इल्तवा मांग चुके हैं। पहले 22 अगस्त को 3 हफ्ते का इल्तवा मांगा गया और आज 2 हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। आज दौरान समाअत इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दी जाए। मैं FIA के केस में मसरूफ़ था और बैरिस्टर अली ज़फ़र लाहौर में मसरूफ़ थे, इसलिए आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। हमें मुकम्मल दस्तावेज़ात हासिल करनी है। उम्मीद है 2 हफ्तों से पहले जवाब जमा करा दूंगा। मैं ज़ाती तौर पर मजीद मोहलत मांग रहा हूँ। इमरान खान के वकील की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, जवाब पहले ही जमा करा दें ताकि दरख्वास्त गुजार को जवाब की कॉपी वक्त पर दे दें। अब इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस पर मज़ीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इससे पहले तोशाखाना रेफरेंस पर 2 समातें हो चुकी हैं। दोनों में इमरान खान ने टेक्निकल ग्राउंड लेने या फिर इल्तवा लेने की कोशिश की। पहली समात में इमरान खान के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो रुकन असम्बली ही नहीं है, इसलिए रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को नोटिस नहीं किया जा सकता। फिर 22 अगस्त को दूसरी समात में इमरान खान के वकील ने जवाब दाखिल कराने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांग लिया था, लेकिन उन्हें 1 हफ्ते का वक्त देकर समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। मगर आज दोबारा जवाब दाखिल कराने के बजाय इमरान खान के वकील ने मजीद 1 हफ्ते की मोहलत ले ली है। इससे पहले तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में तोशाखाना स्कैंडल में कई महीनों तक अदालती अहकाम की खिलाफवर्जी की गई और तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी गई। बज़ाहिर सादा से मामले को जानबूझकर पेचीदा बनाया गया, मुल्क की सलामती का मसला बनाकर पेश किया गया, दोस्त ममालिक की नाराज़गी से जोड़ दिया गया। हालांकि अदालत बार बार कह रही थी कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएँ, मगर क्योंकि इमरान खान ने यह कीमती तहाइफ बेच दिए थे और उनसे कमाई गई करोड़ों की आमदनी डिक्लेयर भी नहीं की थी और कीमत की अदायगी का तनाज़ा अलग खड़ा हो गया था, इसलिए PTI हुकूमत तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने से मुसलसल इनकार करती रही। ये स्कैंडल खुद इमरान खान के दौर हुकूमत में ही खड़ा हो गया था और उस वक्त ये तनाज़ा भी नहीं था कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली हैं या नहीं, मगर तब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात छुपाती रही। लिहाजा अल्लाह।